नमस्ते। आज हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो भारतवासी बस रहे हैं, उन सब के लिए एक बड़े आश्चर्य की घटना होगी कि चीन में इतनी बड़ी मात्रा में वक्त कैसा बदल रहा है, वक्त किस तेजी से बदल रहा है। कोई कल्पना कर सकता था कि चीन में भारतीय नागरिक इस प्यार मोहब्बत की जिंदगी जी रहे हैं जिसे आज दुनिया देख रही है। आज 16 मई है। ठीक एक साल पहले 16 मई 2014 ये जो 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है ना, उसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया था। बहुत जल्दी उठ करके, जबकि हिंदुस्तान में लोग सोए थे, आपने पूछना शुरू कर दिया था रिजल्ट क्या आया। अभी भारत में सूरज उगना बाकी था, लेकिन आप व्याकुल थे कि जल्दी हिंदुस्तान में सूरज उग जाए और खबरें तुरंत आपको मिले। ऐसा था कि नहीं था? आप लोग हिंदुस्तान के चुनाव के नतीजे जानने के लिए, पता था 2.5 घंटे का डिफरेंस है, फिर भी सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए थे कि नहीं हो गए थे? खबर देर से आती थी तो परेशान होते थे कि नहीं होते थे? दुनिया के कुछ भूभाग के लोग रात भर सोए नहीं थे। और उस समय जिस हालात में हिंदुस्तान में चुनाव हुआ था, जिस परिप्रेक्ष्य में चुनाव हुआ था, 16 मई को एक साल पहले एक ही स्वर दुनिया भर से सुनाई देता था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। आपने तो विदेशों में रहे थे, कैसा समय बीता था। हिंदुस्तान के हो, ऐसा ही होता था ना। इंडिया से, अरे चलो चलो यार, ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? कोई पूछने को तैयार था क्या? कोई सुनने को तैयार था क्या? कोई देखने को तैयार था क्या? एक साल के भीतर भीतर आप सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके दुनिया से बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? दुनिया आपको संभार से देखती है कि नहीं देखती है? आपको स्वयं के भारत की प्रगति के प्रति गर्व होता है कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है।
जनता जनार्दन ये परमात्मा का रूप होता है। जनता जनार्दन को एक तीसरा नेत्र होता है। सामूहिक विलक्षण बुद्धि शक्ति होती है और वो अपने तत्कालीन निजी हितों को छोड़ करके भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प लेकर के कदम उठाता है। हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों ने एक सामूहिक शक्ति का परिचय दिया। हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों ने सामूहिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया। कोटि कोटि जनों ने एक सामूहिक संकल्प शक्ति का परिचय दिया और 125 करोड़ देशवासी अपना भाग्य बदलने के लिए कृत संकल्प हो गए और तब जाकर के पोलिंग बूथ में बटन दबा करके इतना बड़ा फैसला कर लिया। लेकिन कोई कल्पना कर सकता है क्या? और चुनाव के अंदर मेरे प्रति जो अपप्रचार होता था वो क्या होता था? ये मोदी को कौन जानता है? गुजरात के बाहर कौन पहचानता है? ठीक है, गुजरात में उसकी गाड़ी चलती है, कौन जानता है? यही कहते थे ना, सब लोग यही कहते थे। और जब विदेश की बात आती थी, अरे भाई विदेश का तो इसको कुछ समझ ही नहीं है, क्या करेगा? यही चर्चा सुनी थी ना आपने? सुनी थी कि नहीं सुनी थी? वैसे मेरी जो आलोचना होती थी ना, वो सही थी, वो सच बोल रहे थे, क्योंकि मुझे गुजरात के बाहर कोई ज्यादा जाना भी नहीं था, मेरा कोई पहचान भी नहीं थी, और हिंदुस्तान के बाहर तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आलोचना सही थी, आशंका सही नहीं थी। दुनिया में ऐसी बहुत घटनाएं हैं और भारत ने तो अपनी सूझबूझ का परिचय करवा दिया है। वरना मेरा बायोडेटा देख करके कोई मुझे प्रधानमंत्री बताएगा क्या? बनाएगा क्या? आपकी कंपनी में मुझे शेयर खरीदना है तो दोगे क्या? नहीं तो कह रही यार ये चाय बेचने वाला, ना रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला वो प्रधानमंत्री। मेरा बायोडेटा देख करके कोई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता की ताकत है, भारत के संविधान की शक्ति है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद है और हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों की संकल्प शक्ति है कि एक गरीब मां का बेटा भी अगर समाज के लिए समर्पित भाव से संकल्प लेकर निकल पड़ता है तो जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है। आज मैं 16 मई 1 साल के बाद इस कोटि कोटि जनों के सामने अपना सर झुकाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और मैं फिर एक बार आज 16 मई को जो मैंने पिछली बार अहमदाबाद की धरती पर से कहा था, साबरमती के तट से कहा था, मैं दोबारा आज दोहराता हूं। वैसे राजनेता चीजें बुलाने में ज्यादा माहिर होते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि यार अच्छा है लोग भूल जाए। न मैं भूलना चाहता हूं, न मैं भुलाने देना चाहता हूं। क्योंकि वही बातें हैं जो कार्य करने की प्रेरणा देती है, जीवन खपा देने की ताकत देती है। और मैंने उस समय कहा था
कि देश की जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? एक दिन भी छुट्टी ली है क्या? वैकेशन मना रहा हूं क्या? आराम कर रहा हूं क्या? दिन रात ईश्वर ने जितना समय दिया, शक्ति दी, मैंने ईमानदारी से उसका पालन किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? मैंने दूसरा कहा था कि मैं नया हूं, अनुभव नहीं है, लेकिन मैं हर बात को सीखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हर किसी के सीखने का प्रयास करता हूं कि नहीं करता हूं? हमारे आलोचकों से भी सीखना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं? दुनिया में जो अच्छा हो रहा है उससे भी सीखने की कोशिश करता हूं कि नहीं करता हूं? एक विद्यार्थी की तरह खुले मन से हर अच्छी बात का स्वागत करने का प्रयास करता हूं और देश के लिए लागू करने के लिए कोशिश करता हूं। मैंने तीसरी बात कही थी, और मैंने तीसरी बात यह कही थी कि अनुभवहीनता के कारण शायद मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से कोई गलत काम नहीं करूंगा। और आज 16 मई 2015 को हिंदुस्तान से दूर चीन की धरती से जब मैं बात बता रहा हूं, इस संतोष के साथ बता रहा हूं कि पूरे साल भर में किसी ने हम पर आरोप नहीं लगाया कि हमने बदिरादे से या निजी स्वार्थ से कोई गलत कदम उठाया हो। ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। मुझे भी आज सांघाई की इस धरती पर मेरे सामने लघु हिंदुस्तान है। भारत का हर कोना यहां मौजूद है। शायद यानी मंच पर आते तक मैंने भी नहीं सोचा था कि 16 मई एक साल के बाद मुझे ऐसा अवसर मिलेगा, जो अवसर आज पूरा लघु भारत मेरे पास है। हर राज्य के प्रतिनिधि यहां है। आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें कि भारत की विकास यात्रा की ओर जो हमने कदम बढ़ाए हैं, उसे हम सफलतापूर्वक पार करें। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। जाने अनजाने में भी मैं ये आशीर्वाद आपसे मांग रहा हूं, क्योंकि ये मेरा कन्विक्शन है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, और इसलिए मैं आशीर्वाद चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे से कोई गलती न हो जाए जिससे मेरे देश का कोई नुकसान हो जाए।
दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। भाइयों बहनों, चीन का ये मेरा आखिरी कार्यक्रम है। 3 दिन का मेरा चीन में भ्रमण हुआ। आज मैं यहां से इसी कार्यक्रम से तुरंत मंगोलिया के लिए रवाना हो जाऊंगा। आप कल संडे को छुट्टी मनाएंगे। मैं मंगोलिया में काम करूंगा। कोई कल्पना कर सकता है? संडे को छुट्टी के दिन मंगोलिया अपनी पार्लियामेंट का सत्र बुलाएं और भारत के एक व्यक्ति को रविवार की छुट्टी के दिन वक्त बदल चुका है दोस्तों, वक्त बदल चुका है। चीन के इतिहास में मैं मानता हूं ये यात्रा एक नए सीमा चिन्ह के रूप में देखी जाएगी। वैश्विक संबंधों के विद्वान लोग इस यात्रा को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और मैं भी इसका महात्म्य पूरी तरह समझता हूं। चीन के इतिहास में पहली बार चीन के राष्ट्रपति बीजिंग के बाहर जाकर के किसी और शहर में किसी दूसरे देश के नेता का स्वागत करते हो, ये चीन के इतिहास में पहली बार। मैं चीन के राष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बीजिंग में नहीं, शियान में आकर के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। देशवासियों, ये स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं था, ये स्वागत मेरे साथ आए हुए डेलीगेशन का नहीं था, ये स्वागत 125 करोड़ देशवासियों का था। और जो भी लोग ये जानते हैं, समझते हैं, उनको आश्चर्य होता है कि चीन में भारत के प्रति इतना मान सम्मान का नजरिया, ये अपने आप में एक ऐसी मजबूत नींव का आरंभ है जो आने वाले दिनों में भारत और चीन के घनिष्ठ संबंधों की मजबूत नींव का ये पर्व है। चीन से भारत की दोस्ती, उससे चीन को क्या मिला, भारत को क्या मिला, उस तराजू से सिर्फ तोलने से काम नहीं चलेगा। चीन और भारत दुनिया की 1/3 जनसंख्या है, 1/3। एक तरफ पूरा विश्व और एक तरफ हम दोनों। क्या कभी इस ताकत को हमने पहचाना? हम ही भूल गए थे। हम तो ऐसे, छोड़ो यार, हम तो बड़े गरीब देश है, छोड़ो यार। वक्त बदल चुका है दोस्तों।
और इसलिए चीन और भारत मिलकर के न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वे दुनिया को भी अनेक संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि विश्व के मानचित्र पर कभी डेवलपिंग कंट्रीज को कोई पूछेगा क्या। डेवलपिंग कंट्री ये शब्द प्रयोग भी इसलिए होता था कि पिछड़े हैं ये बोलने से अच्छा नहीं लगता था, और इसलिए शब्द प्रयोग दुनिया में आया डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन दूसरे अर्थ में वो यही मानते थे गए बीते लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। लेकिन आज विश्व के मानचित्र पर एक नई हवा, वक्त वहां भी बदला है। सारी दुनिया देख रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज, विशेष करके चीन और भारत मिलकर के विश्व को एक नया उमंग, नया उत्साह, नई गति देने के लिए सामर्थ्यवान है। और भारत ने यह दायित्व निभाना है, और मैं देशवासियों आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। विश्व को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आतंकवाद जिस प्रकार से मानवता का दुश्मन बना हुआ है, आए दिन निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, एक दूसरे के लहू के प्यासे हुए हैं। विश्व का कोई भूभाग ऐसा नहीं है जो आतंकवाद के कारण रक्त रंजित न हुआ हो। गांव से भरी हुई, गोलियों से छलनी हुई विश्व जनता, उसे मरहम कौन लगाएगा। इस संकट की घड़ी से जीने का विश्वास कौन देगा। वो ही दे सकता है जिसके पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। पूरा विश्व एक परिवार है, हम सब भाई हैं। भाषा भिन्न होगी, किसी की आंख की साइज होगी, किसी के नाक की साइज एक होगी, किसी के चमड़ी का रंग एक होगा, किसी के बाल की सजावट एक होगी, लेकिन हम सब वसुधैव कुटुंबकम। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व को एक परिवार माना है। ये शक्ति हमारी रगों में है, हमारे डीएनए में है, और हम विश्व को इसका परिचय कराएं, विश्व को इसकी अनुभूति कराएं। विश्व को संकट से बाहर आने के लिए हम भी उंगली पकड़ करके साथ चलें। ये भारत से दुनिया की अपेक्षा है, और मैं कहता हूं हिंदुस्तान इसके लिए तैयार हो रहा है। पूरा विश्व और एक चिंता में डूबा हुआ है। सब दूर एक ही चर्चा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, प्रकृति का संकट। ये स्थिति किसी और ने पैदा नहीं की है।
ये स्थिति इंसान ने पैदा की है। ये स्थिति अगर पैदा हिंदू इंसान ने की है तो उससे मुक्ति भी इंसान ही दिला सकता है। और उसके लिए प्रकृति को प्रेम करना पड़ेगा। सारे विश्व में हम ही लोग हैं जिनको सदियों से, जबकि प्रकृति पर कोई संकट नहीं था, पेड़ पौधों को संकट नहीं था, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, पानी गंदा नहीं था, सब कुछ अच्छा था, उसके बावजूद भी हमारे दीर्घदृष्टा ऋषि मुनियों ने हमें कहा था, प्रकृति से प्रेम करना सिखाया था। और हम लोग बचपन में घर में बिस्तर पर से पैर नीचे रखते थे तो मां कहती थी कि देखो बेटे, सुबह उठ करके बिस्तर पर से जब पैर जमीन पर रखते हो ना तो पृथ्वी माता की क्षमा मांगो। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको अपनी मां ने बचपन में ये न बताया हो। आज ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करने वालों को पता है कि मेरी रगों में ये भाव है कि पृथ्वी मेरी माता है, ये पृथ्वी मेरी मां है, उसकी रक्षा मां के एक बेटे के नाते जितनी मां के लिए मेरा दायित्व होता है उतना ही मेरी पृथ्वी माता के लिए होता है। ये हमें सिखाया गया। इतना ही नहीं, हमें बचपन में ये सिखाया गया, सिर्फ पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा परिवार है, ये सिखाया गया। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा परिवार है। बचपन में हम सबको अपनी मां सिखाती थी कि देखो बेटे, ये जो चांदा है ना, ये तेरा मामा है। कहा था कि नहीं कहा था? ये सूरज है, वो तेरा दादा है, वो जरा तपता है ना। पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार, ये जिस धरती पर से कल्पना निकली हो, क्या दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए प्रकृति को प्रेम करने से उत्तम कोई मार्ग नहीं हो सकता। और हम ही लोग हैं जिन्होंने कहा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर इज अ क्राइम। प्रकृति का दोहन ही हमें अलाउड है, प्रकृति का शोषण अलाउड नहीं है। मिल्किंग ऑफ द नेचर, इससे अधिक हम नहीं ले सकते। आज विश्व को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए जिस महान तत्व ज्ञान के हम धनी हैं, महान सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं। एक बार हम अपने सामर्थ्य को जान लेंगे, हम उस दिशा में चल पड़ेंगे, शक्ति के साथ चल पड़ेंगे और पूरी दुनिया को हमारे में समेट करने का सामर्थ्य हमारे में पैदा होगा। भारत आज एक नई भूमिका की ओर आगे बढ़ रहा है और उस भूमिका को विश्व स्वीकार करने लगा है। मैं पिछले एक वर्ष में दुनिया के 50 से अधिक महत्वपूर्ण सभी राज्य के मुखियाओं को मिला हूं। कभी कभार कम काम करना, इसकी आलोचना तो मैं समझ सकता हूं। कोई सोता रहे, काम न करे, इसकी आलोचना तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं ज्यादा काम करता हूं, उसकी आलोचना होती है। मोदी इतने देशों में क्यों गए, इतने लोगों से क्यों मिले,
अगर ज्यादा काम करना, ज्यादा शक्ति लगाना ये अगर गुनाह है तो 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये गुनाह करना मुझे मंजूर है। क्योंकि मेरा संकल्प है, मेरे समय की प्रत्येक पल, मेरे शरीर का प्रत्येक कण सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ देशवासियों के लिए है। और मुझे विश्वास है, एक साल में जो बोया है उसे खातर पानी डालने के लिए भी तो मेरे पास टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर यही काम मैं 5वें साल पे करता तो लोग क्या कहते, अरे यार ये तो रहने वाले नहीं है, पता नहीं चुनाव के बाद क्या होगा, कैसा होगा। कौन विश्वास करता? दुनिया मुझ पे ज्यादा विश्वास इसलिए करती है क्योंकि पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ये पहला वर्ष है और 30 साल से हिंदुस्तान में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। उसके कारण विश्व का भारत पे भरोसा नहीं था। जिन लोगों को लगता है कि मोदी एक साल में इतना सारा क्यों किया, मोदी शरीर से भले एक साल में किया हो, लेकिन दरअसल मोदी ने 30 साल के पुराने काम को पूरा करने के लिए प्रयास किया। आज देखिए चीन में कैसा बदलाव आया है। आमतौर पर शासन व्यवस्था में प्रोटोकॉल होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कोई देश अपनी युवा पीढ़ी को दूसरे देश के नेता से जब मिलवाता है तब उसका अर्थ बदल जाता है। कोई देश अपने देश के राजनेताओं से मिलवाए, अपने देश के उद्योगकारों को मिलवाए, इसका एक मूल्य है। लेकिन कोई देश अपने देश की युवा पीढ़ी को किसी से मिलवाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस देश को समझ है कि भविष्य के लिए पूंजी निवेश कहां करना चाहिए। और ये पूंजी निवेश डॉलर पाउंड वाला नहीं है। ये पूंजी निवेश अपनी युवा पीढ़ी को वो तैयार कर रहे हैं, भारत की तरफ देखने का नजरिया कैसा हो। और इसलिए चीन के मेरे 3 दिन के प्रवास में 2 यूनिवर्सिटी में जाकर के विद्यार्थियों को मिलने का कार्यक्रम, ये अपने आप में मेरी पूरी यात्रा का सबसे अद्भुत कार्यक्रम मैं मानता हूं, जहां मुझे युवा पीढ़ी से मिलने दिया गया है, युवा पीढ़ी से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला है। और चीन की युवा पीढ़ी अगर भारत को जान ले तो फिर पूछना ही क्या है, कहीं रुकना नहीं है दोस्तों। और मेरी यात्रा में जो शियान गया, शायद यहां बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैं बता दूं आपको, यहां कोई समय सीमा है क्या? आपको तो कल छुट्टी है, मुझे नहीं है। अच्छा ये करिए। देखिए, शियान जो मेरा कार्यक्रम बना उसकी बड़ी एक विशेषता है। हम लोग सब बचपन में पढ़ते थे इतिहास कि ह्वेन सांग नाम का एक फिलोसोफर हिंदुस्तान आया था चाइना से और भारत भ्रमण किया था और उसने बहुत कुछ लिखा था, दार्शनिक थे। मेरा जन्म जिस गांव में हुआ है, महसाना जिले में बड़नगर, गुजरात में, तो ह्वेन सांग ने जो लिखा है उसमें उसने मेरे गांव का वर्णन लिखा है और वो वहां जाकर के रहे थे।
और हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थे, बिहार और उस क्षेत्र के भाग में। लेकिन ह्वेनसांग ने लिखा है कि भगवान बुद्ध का प्रभाव वेस्टर्न इंडिया में भी उतना ही था। और उन्होंने लिखा था कि बड़नगर में, जो कि मेरा जन्मस्थान है, वहां पर बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा के लिए एक बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। हजारों बालकों के रहने की हॉस्टल थी। वो उसने लिखा है कि मैंने देखा वहां, वो भी काफी समय वहां रहे थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे भी मन में विचार आया कि भाई ह्वेनसांग लिख करके गए हैं तो जरा देखे तो क्या है। तो मैंने सरकार को कहा जरा खुदाई करो भाई। अब कोई अपने यहां खुदाई करवाए क्यों करेगा, लेकिन मैं ऐसा ही हूं, मैंने खुदाई करवा दी। और आश्चर्य है कि मेरे गांव में तो वो सारी चीजें मिली खुदाई करने से, वो हॉस्टल्स मिले हैं, सारी चीजें ध्यान में आई। ह्वेनसांग ने जो लिखा है सब। जब मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति शी का मुझे टेलीफोन आया तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है। और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। बाद में वो भारत आए तो उनकी इच्छा थी मेरे गांव जाने की, लेकिन वो गुजरात आए, गांव तक तो नहीं जा पाए थे क्योंकि वो अहमदाबाद से 80-90 किलोमीटर दूर है, समय का अभाव था। लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई है। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? बोले ह्वेनसांग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापस आए तो वे मेरे गांव में आए थे, शियान में आए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना हुआ है। और कल वो मुझे वहां ले गए और ले जाकर के मुझे ह्वेनसांग की लिखी हुई जो किताब थी वो दिखाई, और उसमें उन्होंने निकाल के रखा था कि देखो ये तुम्हारे गांव का नाम है, चीनी भाषा में लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे गांव का वर्णन है। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। और मैं मानता हूं कि मानव जात के कल्याण के लिए चीन और भारत का एक विशेष दायित्व है। चीन और भारत ने मानव जात के लिए इस दायित्व को निभाने के लिए अपनों को भी स्वच्छ करना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी पड़ेगा। आप लोग यहां रहते हैं, आप यहां आए नहीं थे, उसके पहले चीन के विषय में आपकी धारणाएं क्या क्या थी, कैसा सोचते थे? पता नहीं वो क्या खाते हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं। यहां आने के बाद धारणा बदली कि नहीं बदली? और मैं मानता हूं कि आप लोग इस काम को एक बहुत बड़ी सेवा करके कर सकते हो। चीन के लोगों में भारत के प्रति जिज्ञासा है, उत्सुकता है, लेकिन उस उत्सुकता को, जिज्ञासा को हकीकत में बदलने का काम न नरेंद्र मोदी कर सकता है, न यहां की एम्बेसी कर सकती है, न यहां के एम्बेसडर कर सकते हैं। अगर वो उत्तम से उत्तम काम कर सकता है तो मेरा देश का नागरिक कर सकता है, आप लोग कर सकते हैं। आप भारत का सही चित्र हर चीनी नागरिक में कैसे पहुंचाए, उसकी जो जिज्ञासा है उसको
हमारी शक्ति का परिचय कैसे कराया जाए, हमारी सांस्कृतिक विरासत का कैसे पढ़ाया जाए, और दुनिया को इन बातों का आश्चर्य होता है। आईटी के माध्यम से विश्व में भारत की पहचान बनाने में हमारे प्रोफेशनल 20-22 साल के नौजवानों ने बहुत बड़ा कमाल का काम कर दिया। सारी दुनिया को अजूबा हुआ कि ये हिंदुस्तान के पास टैलेंट है। और अभी जब मार्स मिशन सफलतापूर्वक पार किया, मंगलयान पर भारत के युवकों को जो सफलता मिली है, उसके कारण विश्व हमारी युवा शक्ति, हमारे टैलेंट के प्रति आकर्षित हुआ है। लेकिन समय की मांग है, भारत के नागरिक चीन को अधिकतम समझे, चीन के नागरिकों को समझे, और चीन के लोग अधिकतम भारत को समझे, भारत के नागरिकों को समझे। चीन के लोग जितनी संख्या में हिंदुस्तान में रहते हैं, उससे ज्यादा संख्या में भारतीय लोग चीन में रहते हैं। और इसलिए भारतीय नागरिकों की जिम्मेवारी ज्यादा है। हम दोनों को जोड़ने के लिए हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत है। हम अलग नहीं रह सकते। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासक, उनका एक दायरा अलग है, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट का दायरा अलग है, उसकी ताकत अलग है। और मैं उस ताकत को पहचानता हूं। हमें उस ताकत को जोड़ना है, उसे जानना भी है, जोड़ना भी है। आज पूरे विश्व में टूरिज्म का बड़ा ही बोलबाला है। सामान्य व्यक्ति भी दुनिया के 2-4 देश तो ऐसे ही देखने चला जाता है। भारत में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं। दुनिया में टूरिज्म का $3 ट्रिलियन का बिजनेस है, छोटा नहीं है। हम भारत के नागरिक के नाते, हम यहां जो लोग काम करते हैं, हम कोई बड़े उद्योगकार नहीं है, हम प्रोफेशनल्स हैं। अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमको हिंदुस्तान में जाके 200-500 हजार रुपए का, 1000 करोड़ का कारखाना नहीं लगा सकते, क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से यहां पहुंचे हैं। तो क्या देश की सेवा करने के रास्ते बंद हो गए? क्या नहीं हुए। ज्यादा नहीं, आप सिर्फ हर साल 5 चीनी नागरिकों को हिंदुस्तान देखने के लिए धक्का मारो बस। उनको कहो चलो भाई मेरा गांव दिखाता हूं, चलो हमारे यहां शादी है, आ जाओ देखो कैसे होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अकेले भारतीयों के द्वारा चीन की कितनी बड़ी मात्रा में यात्री आ सकते हैं। अगर एक ह्यूएनसांग 1400 साल पहले आने के बाद एशिया के अंदर चीन और भारत को जोड़ देता है, तो आप तो हजारों की तादाद में हैं, लाखों लोगों को ले जा सकते हैं। क्या कमाल कर सकते हैं। भारत का टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन चीन में भारत को समझने की एक नई दृष्टि मिलेगी, नया अनुभव मिलेगा। और हम जितनी मात्रा में, क्योंकि अगर हम हमारी विरासत पर गर्व न करें, हमारी शक्ति पर गर्व न करें, तो दुनिया में कोई नहीं करता है। कोई मां मोहल्ले में अपने बेटे को दिन रात डांटती रहे, कहीं भी खड़ा है मां आकर के डांट दे, कहीं खेल रहा है तो मां आकर के डांट दे, तो मोहल्ले के बच्चे उस बच्चे को कभी स्वीकार करेंगे क्या? स्वीकार करेंगे क्या? जिस बच्चे को उसकी मां ही दिन रात डांटती है, उस बच्चे को दोस्त लोग भी स्वीकार नहीं करते। दुनिया भी हमें तब स्वीकार करेगी जब हम खुद भी तो अपने देश का गौरवगान करना शुरू करें।
हम ही अगर हमारे देश को कोसते रहेंगे, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारा तो ऐसा था, अरे छोड़ो यार, देश ऐसे नहीं चलता दोस्तों। हर समाज की अपनी कमियां होती हैं, हर समाज की अपनी कठिनाइयां होती हैं, हर देश की अपनी मुसीबतें होती हैं, लेकिन हर कोई आगे तब बढ़ते हैं जिसके अंदर आगे बढ़ने का मांझा होता है, और वो मांझा हमारे में है, 125 करोड़ देशवासियों में है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, चीन में रहते हुए चीनी भाषा को भी सीखने का प्रयास करते ही होंगे, क्योंकि एशिया की सदी है, 21वीं सदी है, मान के चलो, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है दुनिया में। सारी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो फिर तो यहीं की भाषाएं चलने वाली हैं। उन भाषाओं के माध्यम से भी हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, एक नई ताकत को संजो सकते हैं। आप देखिए, एक साल के भीतर भीतर, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से दुनिया ने क्या कहा है, भारत का 7% से भी ज्यादा ग्रोथ, 7% से भी ज्यादा ग्रोथ, सारी दुनिया कह रही है कि इंडिया आज विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं, जिनकी इस प्रकार के शब्दों की ताकत होती है। एक साल के भीतर भीतर, छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यही जो मनोभाव था, उसमें से आज दुनिया कह रही है कि विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई देश है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे देशवासियों, आखिरकार 30 साल में चाइना कैसे बदला? रातों रात नहीं बदला है, 30 साल लगे, और 30 साल तक उनका विकास दर दुनिया में सबसे तेज गति से था। उस ग्रोथ का परिणाम था कि चीन आज इन नई ऊंचाइयों पर अपने आप को ले गया। भारत को भी विकास दर को आगे बढ़ाना होगा, भारत को भी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा, भारत को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा, भारत को रिसर्च एंड एनालिसिस में आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक बार इन नए युग की ओर हम आगे बढ़ेंगे, हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे, इस विश्वास के साथ हम कदम उठा रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे सपने हैं, वैसे हमारे पैर जमीन पर भी है। शुरू में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोदी क्लीन इंडिया का मूवमेंट लेके क्यों चला है, स्वच्छता अभियान क्यों चला रहा है, ये प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से टॉयलेट की बात करता है। बहुतों को आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं मानता हूं मुझे वहीं से शुरू करना है, और मैं इसे छोटा नहीं मानता हूं, मैं इस काम को छोटा नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे दुनिया के सामने 125 करोड़ का देश, इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत, इतना सामर्थ्य, जिसके पास 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, वो देश सीना तान करके खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों रुकना चाहिए, क्यों झुकना चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, देश को चाहे सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, शैक्षणिक जीवन हो, वैश्विक संबंध हो, हर प्रकार से इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज चीन के इतिहास की एक अद्भुत घटना है, ये मैं नजारा देख रहा हूं, जहां भी पीछे मेरी नजर जा रही है,
माथे ही माथे मुझे नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम की रचना की है। मैं आपको 100 सलाम करता हूं दोस्तों, 100 सलाम करता हूं। चीन में ये विशाल जनसागर सिर्फ चीन में नहीं, पूरी दुनिया में संदेश देगा। ये लिख कर कह रहे कि ये घटना छोटी नहीं है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये वक्त बदल रहा है, इसका सबूत है। वक्त कैसे बदल रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं फिर एक बार, और ये मेरे लिए आनंद का विषय कि 16 मई 2014, 16 मई 2015 आपके बीच आनंद भरे पल बिताने को मिले। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि अगली बार आप जब आएंगे, और वैसे भी 2016, ये 2016 चाइना को हिंदुस्तान आने का वर्ष है। 2015 हिंदुस्तान को चाइना आने का वर्ष है। 2016 चाइना को हिंदुस्तान जाने का वर्ष है। आप सर्वाधिक लोगों को चाइना से हिंदुस्तान ले आइए, हिंदुस्तान का नजारा दिखाइए। आप देखिए, भारत और चीन मिलकर के मानव कल्याण के लिए नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस समारोह की योजना के लिए। और चीन के अंदर इतना बड़ा समारोह अपने आप में इतिहास की एक नई मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।